चैप्टर होम्योस्टेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ किडनी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फंक्शंस ऑफ किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी क्या है? एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। क्या है? एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है, मतलब ये बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है। क्या करती है किडनी? ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट को एक्सक्रीट करती है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं उनको भी एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और क्या है किडनी? एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। एंडोक्राइन ऑर्गन मीन्स ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें है रेनिन। एक है रेनिन जो कि मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। किडनी प्रोड्यूस करती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 भी प्रोड्यूस करती है। और क्या रेगुलेट करती है? वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड यूरिन। डाइल्यूट मतलब वाटर ज़्यादा, सॉल्ट कम, और कंसनट्रेटेड मतलब सॉल्ट ज़्यादा, वाटर कम, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। किडनी के फंक्शन की बात की जाए तो और किडनी का एक और मेन फंक्शन है कि वो यूरिन प्रोड्यूस करती है। और ये जो प्रोसेस है पूरा यूरिन प्रोडक्शन का, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये कितने स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस में ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है टेबुलर सिक्रेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है यूरिन फॉर्मेशन का, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों एक ही बात है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में। तो हम देखते हैं कि ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये बोमेन्स कैप्सूल है जैसे, और यहाँ से अफेरेंट आर्ट्रियोल इंटर हो रही है और यहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना रही है। अच्छा, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो अफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा होता है ग्लोमेरुलस में, और यहाँ पे हाई प्रेशर में क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर पे बहुत ब्लड फिल्टर होगा। अब हाई प्रेशर पे क्यों होगा? क्योंकि अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है? ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है, कि अफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्रॉड होती है, सही है। और ये जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है? इफेरेंट आर्ट्रियोल थिन होती है। तो इसकी वजह से यहाँ ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर जनरेट होता है और हाई प्रेशर पे ब्लड क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्लड फिल्टर होता है हाई प्रेशर पे, ये ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है ये क्या होती है? नॉन सिलेक्टिव होती है। इसमें मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ें फिल्टर नहीं होंगी, इसमें सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। अच्छा, अब फिल्टर होके कहाँ जाएगा? यहाँ बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। तो ये बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। अब बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होकर जाएगा, तो अब वो क्या कहलाएगा? अब वो फिल्ट्रेट कहलाएगा। जो ब्लड फिल्टर होके आ गया है बोमेन्स कैप्सूल में, अब वो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट कहलाएगा।
जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होंगे ग्लूकोज, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सम अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजीनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्यूटिनाइन। ये सब उस फिल्ट्रेट के अंदर होगा, सिवाय दो चीज़ों के। सिर्फ दो चीज़ें हैं जो ग्लोमेरुलस में रह जाएंगी। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं ब्लड सेल्स रह जाएंगे, और दूसरा प्रोटीन। कौन से प्रोटीन रह जाएंगे? ब्लड प्लाज्मा के, ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन रह जाएंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें रह जाएंगी, बाकी सब कुछ फिल्टर होके यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इस फिल्ट्रेट पे तो यूज़फुल सब्सटेंस भी चलेगा, जैसे कि ग्लूकोज भी था, ये भी यूज़फुल है, ये भी चले गया। सब कुछ जो है यूज़फुल सब्सटेंसेस वो भी चले जाएंगे कुछ। अब एक ये टर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है। ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट का रेट बढ़ेगा। अच्छा, अब कितना ब्लड रिसीव करती है 24 घंटों में? 180 लीटर रिसीव करती है, और प्रोड्यूस कितना करती है यूरिन? सिर्फ 2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है। अब यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज कौन सा है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये सेकेंड स्टेज है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस ले लेंगे, वापस लेना। अच्छा, हमने देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जब ब्लड फिल्टर हुआ था उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी चले गए थे, जैसे कि ग्लूकोज। अब उसे हम वापस लेंगे। अच्छा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? यूज़फुल सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ से? नेफ्रॉन से, और वो दोबारा ब्लड में भेजा जाएगा। ये जो प्रोसेस है यूज़फुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना और नेफ्रॉन से और दोबारा ब्लड में भेजना, ये कहाँ पर होगा? ये होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग डक्ट में। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो हम देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मोस्ट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन पीसीटी। सबसे ज़्यादा जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? पीसीटी में होगी। वाटर कितना होगा? 67% होगा। सोडियम और पोटेशियम और क्लोरीन भी होगा, 50% होगा। और कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन ये भी हो जाएंगे रिएब्जॉर्ब। ग्लूकोज कितना होगा? 100% ग्लूकोज क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अमाइनो एसिड और वाइटामिन ये सब वापस से ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी? वाटर की और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होगी। और कहाँ पर होगी? लूप ऑफ हेनले की जो ये जो डिसेंडिंग वाली लिम्ब है इसमें होगी सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जबकि ये क्या है? इम्परमिएबल है किसी और सॉल्यूट के, सिर्फ वाटर और सोडियम की होगी ये, मतलब दूसरे सॉल्यूट की नहीं होगी, ये उसके इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब ये दूसरे किसी सॉल्यूट को नहीं कर सकती है एब्सॉर्ब, सिर्फ वाटर और सोडियम को करेगी। जबकि असेंडिंग लिम्ब की बात की जाए, असेंडिंग लिम्ब ये वाली लिम्ब जो है असेंडिंग लिम्ब, इसमें बात की जाए तो इसमें क्या होगा? ये इम्परमिएबल है वाटर के, मतलब ये वाटर को नहीं करेगी, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन किसको करेगी? सोडियम को और क्लोराइड को करेगी। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे आते हैं। अब जो कुछ
सॉल्ट रह जाता है पीसीटी और एलएच में रीअब्जॉर्ब होने से, तो उस सॉल्ट की एडजस्टमेंट यहाँ पर डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होगी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। अच्छा, अभी जो फिल्ट्रेट है ये ऑलमोस्ट यूरिन फॉर्म हो चुका है, अभी यूरिन बन चुका है तकरीबन, वो कहाँ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा, अब टैबुलर सिक्रेशन पे आते हैं, तो टैबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, जैसे ये नेफ्रॉन का मैंने बनाया है, रफ सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे इसके सराउंड में क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, इसके सराउंड की भी होती है जो नेफ्रॉन को। अब जैसे ब्लड वेजल में कुछ वेस्ट रह जाता है, जैसे कोई सब्सटेंस रह जाता है जैसे कि यूरिया, तो वो यहाँ से कहाँ मूव करेगा, पीसीटी में और डीसीटी में मूव करेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वो मूव करेगा। अच्छा, अब ये जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ, ये क्या होगी, ये एक्टिव होगी, ये एक्टिव प्रोसेस होगा। यहाँ से जो यहाँ सब्सटेंस मूव करेंगे वो क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस होगा एक, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, यहाँ ब्लड से नेफ्रॉन में जो सब्सटेंस मूव करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें है जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और सम हार्मोन्स एंड ड्रग्स, तो ये सब होंगे, ये सब्सटेंसेस इंक्लूड होंगे। लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और एमसीक्यूज़ जो हैं जो मैं अपने हर लेक्चर के एंड में देती हूँ वो लास्ट में करा करें और मुझे बताया भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।